अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा टुडेज टॉपिक इज़ प्रिवेंशन ऑफ करोजन, जबकि उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट। डज एल्यूमिनियम रस्ट। इसके साथ हम प्रिवेंशन ऑफ करोजन के मेथड को स्टडी कर लेंगे, साथ ही हम जिंक और टिन का सिंबल होता है SN, कोटिंग की बात कर लेंगे। और आज ही हम इसका सिलेबस वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। आज इसका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। बेटा, डज एल्यूमिनियम रस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें, अगर हमने लास्ट टॉपिक के ऊपर देखें तो वहां पे Fe2O3 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे और साथ में हाइड्रोजन आयन। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये मजीद करोजन को एक्सेलरेट करते हैं, मजीद करोजन को प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि घरों के अंदर लोहे के ऊपर जब जंग लगता है तो उसके ऊपर से रेड फ्लेक्स का मतलब है को रेड कलर की जो धारियां से होती हैं, पतरी से ऊपर बनी होती है, लेयर सी बनी होती है, वो उतरना स्टार्ट हो जाती है। यानी हमारा आयरन जो होता है वो खाया जाता है, खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे Al2O3, जैसे यहाँ आयरन के ऑक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं, सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एल्यूमिनियम मेटल है, तो ये जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे ये इसके इर्द गिर्द बिल्कुल वैसे ही जंग की तरह लेयर प्रोड्यूस करते हैं, आयरन ऑक्साइड की तरह एक लेयर प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये वाली लेयर थोड़ी सी हार्ड होती है, कंपैक्ट होती है और ये मजीद इसको खराब होने से बचाती है। यहां पे अगर ये वाला प्रोसेस हो, आयरन के ऑक्साइड प्रोड्यूस हो, ये जंग क्रिएट करते हैं, लोहे को खराब करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम जब इस तरह का रिएक्शन दे के एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो उसके बाहर जो लेयर बनती है, दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव लेयर। ये मजीद उसको खराब करने के बजाय उसको प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेयर से। सो हम सिंपली कहते हैं पहले नंबर पे तो जो रस्ट की टर्म है वो आयरन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे जब रस्टिंग होती है आयरन की तो वो उसको खराब करती है, ईटन अवे हो जाता है मेटल आहिस्ता आहिस्ता, सारी की सारी आयरन। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब प्रोड्यूस होते हैं ये उसको खराब करने के बजाय मजीद उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ करोजन। सबसे पहले बेटा अगर हम इसकी बात करें तो रिमूवल ऑफ स्टेन। हमने जब करोजन की बात की, रस्टिंग की बात की, तो हमने बात ही यहां से स्टार्ट की थी कि जब उस मेटल के ऊपर स्टेन या डेंट पड़ जाए, यानी धब्बे वगैरह पड़ जाए या वो किसी चीज के साथ टकरा के उसके ऊपर डेंट सा पड़ जाए, जिसे हम पंजाबी में चिप कह लेते हैं, तो इस तरह हम कहते हैं कि अगर हम स्टेन्स को ही रिमूव कर दें, जहां से रस्टिंग ने करोजन ने स्टार्ट लेना, अगर हम उसी चीज को खत्म कर दें, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि मसले को जी जड़ से ही उखाड़ दें, उर्दू के अंदर या पंजाबी के अंदर, तो बिल्कुल हम ऐसे ही अगर स्टेन्स को ही रिमूव कर दें तो करोजन स्टार्ट ही नहीं होगी। सो हम करोजन से बच सकते हैं काफी हद तक। सो सिंपली इसके लिए सैंड पेपर वगैरह, इसके लिए वॉशिंग पर्पस वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम स्टेन्स को मेटल के सरफेस से रिमूव कर सकें। सेकेंड वन इज द पेंट एंड ग्रीजिंग। पेंट के भी 2-3 पर्पस है, ग्रीजिंग के भी 2-3 पर्पस है, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पेंट हम करते हैं एक तो अपीयरेंस बेहतर करने के लिए, अगर हम दीवारों पे या घर में पेंट करते हैं या किसी मेटल के ऊपर पेंट करते हैं तो हम कहते हैं चलें इसकी अपीयरेंस थोड़ी सी बेहतर हो जाए, कलरफुल हो जाए। दूसरा, हम मेटल को जंग लगाने से भी बचा सकते हैं अगर पेंट को ऊपर कर दें, क्योंकि अगर पेंट ऊपर होगा तो मेटल के अंदर वाली सरफेस और एटमॉस्फेयर से आने वाला वाटर और ऑक्सीजन, इन दोनों के दरमियान पेंट की एक दीवार हाइल हो जाएगी जो कि मेटल का और ऑक्सीजन और मॉइस्चर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से हम इसको जंग लगने से भी बचा सकते हैं। आमतौर पे हम घरों के ऊपर भी जो पेंट करते हैं उसके लिए उसके अपीयरेंस को बेहतर करना, उसकी खूबसूरती बढ़ाना। दूसरा, हम उसकी दीवारों को अंदर से महफूज कर रहे होते हैं, उसके सीमेंट को या उसकी दीवारों को खराब होने से बचाने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसे ग्रीजिंग के भी हम ग्रीस जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, इससे हम फ्रिक्शन को कम करते हैं, या आप फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके होंगे। फ्रिक्शन को कम करेंगे, उस मटेरियल की, उस मशीन की वीरिंग एंड टीयरिंग खत्म हो जाएगी उस मेटल की,
तोड़ फोड़ खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर हम उसके ऊपर ग्रीजिंग करेंगे तो ग्रीजिंग एक ऐसी चीज होती है जो वाटर को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करती, क्योंकि ग्रीज नॉन पोलर मटेरियल है, वाटर इज अ पोलर मटेरियल, ये दोनों एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम उस मेटल की सरफेस के ऊपर ग्रीज लगा देंगे तो जो बाहर से आने वाला मॉइस्चर और ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली मेटल तक नहीं पहुंच पाता, और ऐसे भी हम क्रूजन से इसको बचा सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है अलॉइंग या फिर अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय के बारे में हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हम एक मेटल को हमेशा एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरी मेटल की थोड़ी सी मिकदार या किसी नॉन मेटल की थोड़ी सी मिकदार को एज ए सल्यूट डिसॉल्व करके इनका एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दो, तो जो नया मिक्सचर होमोजीनियस या सोल्यूशन हमारे पास आता है, दिस इज सिंपली नोन एज अलॉय। अलॉय को बनाने के भी 2-3 मेन पर्पज हैं, उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। एक तो हम चीज़ों का वजन कम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं चीजों का वजन कम करने के लिए। दूसरा, उन चीजों की मजबूती बढ़ाने के लिए। थर्ड नहीं, आप 8 चैप्टर में इसके बारे में पढ़ चुके हो कि मैंने बताया था गोल्ड इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल। अगर हम गोल्ड के अंदर थोड़ा बहुत कॉपर या निकल या सिल्वर वगैरह को ऐड कर ले तो उससे उसकी मजबूती बढ़ जाती है। जो उसका डिजाइन आपने बनाया होता है वो डिजाइन प्रॉपर रहता है। इवन कि हम कहते हैं शायद मिलावट वाला सोना है, एक्चुअली उसके अंदर थोड़ी बहुत हमें इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है ताकि उसकी मजबूती को बढ़ाया जा सके। उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल अलॉय फॉर्मेशन का कि हम क्रोजन से उसको बचा लेते हैं। जो प्योर चीज होती है, अगर उसको जंग लगने का डर है तो उसके अंदर दूसरी चीज को मिक्सअप करके अलॉय बना लो तो जंग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी। इसके अंदर आपने ब्रास के एग्जांपल ऑलरेडी 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी हुई है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील नाम से ही देख लें, ऐसी स्टील जिसके ऊपर धब्बे वगैरह नहीं बनते, ये बड़ी सॉफ्ट होती है, आमतौर पे इसको क्रूजन नहीं लगता। वैसे भी अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। ये जो स्टेनलेस स्टील होती है इसके अंदर कार्बन वगैरह की परसेंटेज वेरी होती रहती है एंड सो ऑन। ये इंशाल्लाह आप जाके सेकंड ईयर में पढ़ लोगे, यहाँ इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लास्ट वन इज द मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग, मेटालिक कोटिंग बेटा 2 तरह की होती है। एक हम फिजिकल कोटिंग करते हैं, दूसरी हम केमिकल कोटिंग करते हैं। केमिकल कोटिंग के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आज हम इसकी 2 टाइप, जिंक और टिन की फिजिकल कोटिंग के बारे में भी पढ़ लेंगे। मेटालिक कोटिंग में क्या होगा कि आपके पास एक मेटल है जिसको जंग लगने का डर है, उसके ऊपर आप एक और मेटल की तह को चढ़ा लो, पेंट कर लो, या उस मेटल को गर्म करके उसके अंदर इस मेटल को डिप करो। बिल्कुल ऐसे जैसे आप अक्सर देखते हैं कि कपड़ों को रंग करवाना हो, डाई करवाना हो, तो उस कलर के अंदर उसको डिप करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर पूरा पूरा कलर चढ़ जाता है। सेम ऐसे ही इस मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की हम कोटिंग कर लेंगे। जब दूसरी मेटल की कोटिंग होगी तो अंदर वाली मेटल तक बाहर से आने वाला मॉइस्चर और एयर यानी ऑक्सीजन इफेक्ट नहीं करते। सो मेटालिक कोटिंग के जरिए भी इस चीज से बच सकते हैं, क्रूजन से बच सकते हैं, जंग से बच सकते हैं। इसकी लास्ट जो चीज है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम कहते हैं जिंक कोटिंग। जिंक कोटिंग का एक और नाम है बेटा गैल्वेनाइजिंग। इंपॉर्टेंट सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दोनों को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, इसको आप देख लें। बेटा इसका प्रोसेस क्या होता है। लेट्स सपोज आपने आयरन या स्टील कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आपने कोटिंग करनी है। मैं एक शीट ले लेता हूं आयरन की, इसके अंदर मैंने जिंक को मोल्ड किया हुआ, मेल्ट किया हुआ है। मेल्टिंग जिंक बाथ हम लेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले आयरन को सैंड पेपर जिसे हम रेगमाल कहते हैं, उसके बाद कास्टिक सोडा या मतलब पानी वगैरह से साफ कर लिया जाए, उसके ऊपर स्टेन वगैरह को खत्म कर लिया जाए। उसके बाद इस आयरन को आपने चिमटे से की मदद से पकड़ना और इसके अंदर इसको डिप कर देना। हाथ की मदद से तो पकड़ नहीं सकेंगे क्योंकि जिंक जब मोल्टन फॉर्म में होगी वो आपके हैंड्स को लगते ही आपकी सारी की सारी स्किन को बर्न कर देगी। इसके जरिए आपने इसको इसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद जब आप इसको बाहर निकालेंगे, लेट्स सपोज ये आयरन का पीस है, इसके ऊपर ऐसे करके एक तह से चढ़ गई है जिंक की। अब कहता है जिंक की जो ऊपर तह होती है वो स्मूथ नहीं होती, हम 2 रोलर प्रेशर यूज करेंगे। उन 2 रोलर प्रेशर से इसको पास करवाएंगे। पास करवाने के बाद
जो इसके ऊपर अनस्मूथ सरफेस होगी वो भी स्मूथनेस की शक्ल में आ जाएगी। जब ये स्मूथ हो जाएगी तो इसके ऊपर जंग लगने का चांस बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। दिस इज सिंपली नोन एज जिंक कोटिंग। इसके बेटा कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम टिन कोटिंग, एसएन कोटिंग जिसको हम कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है टिन कोटिंग, जिसे हम आमतौर पे टीन पैक कहते हैं। एक्चुअली दिस वर्ड इज टिन पैक। प्रोसेस इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम है। आप यहाँ पे जिंक की बजाय आप टिन मोल्टन फॉर्म में लें, आयरन को इसके अंदर डिप करें, इसके ऊपर टिन की तय चढ़ जाएगी, उसको प्रेशर रोलर से गुजारे, स्मूथ सी लेयर आपके पास आ जाएगी एंड सो ऑन। अब बेटा इन दोनों के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? जिंक कोटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आयरन की शीट के ऊपर से जिंक उतर भी जाए तो ये आयरन को अंदर से डिके नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती, ये खुद को कुर्बान कर देती है, खुद को खराब कर देती है, लेकिन अंदर से इसको खराब नहीं होने देती। इसी वजह से इसको सैक्रिफाइस क्रूयन का भी नाम दिया जाता है, यानी जिंक सैक्रिफाइस करता है और आयरन को अंदर से महफूज रख लेता है। अगर हम टिन कोटिंग की बात करें तो अगर टिन कोटिंग की लेयर ऊपर से हट जाए, आयरन और मॉइस्चर डायरेक्टली आयरन के साथ कांटेक्ट में आ जाए, तो अंदर से सारा आयरन खराब हो जाता है, बाहर हल्की हल्की कोटिंग उसकी टिन की रह जाती है। यानी टिन खुद को खराब नहीं करती बल्कि अंदर मौजूद जो आयरन मेन मटेरियल है उसको खराब कर सकती है। अब कहता है इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं फूड पैकिंग के लिए। जिंक कोटिंग को हम फूड पैकिंग के लिए इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो पॉइजनस होता है थोड़ा सा, मतलब उसके अंदर फूड के अंदर खराबी पैदा कर सकता है, तो उसको हम इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इसके सेक्रीफाइस करने की वजह से ये आयरन को खराब नहीं होने देता, इस वजह से हम इसे हैवी मशीनरी के अंदर, इसको एरोप्लेन्स के अंदर, इसको रेलवे के अंदर, बड़ी बड़ी जो मजबूत चीजें होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर कहीं पे ये चीज खराब हो जाए तो ये ऊपर वाली लेयर खराब होगी, नीचे आयरन महफूज रहेगा, इतनी जल्दी वो टूटेगी नहीं। लेकिन अगर आप एक पैकिंग के ऊपर टिन की कोटिंग करते हो एक मटेरियल के अंदर, अंदर सारा आयरन खराब हो जाए, बाहर टिन वैसी की वैसी है, तो ये वाली जो मजबूत और बड़ी चीजें हैं वहां पे नुकसान होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। बेटा आपका सिलेबस खत्म हो गया, यही चीजें थी आपकी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।